जय हिंद दोस्तों, स्टडी टेक में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज को कंप्लीट ज्योग्राफी एग्जाम टाइम रिवीजन के लिए बनाया गया है, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। बिल्कुल। और जो लोग सच में कुछ सीखना चाहते हैं उनके लिए मेरे पास एक छोटी सी बात है। कहते हैं ना, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्या बात है, बहुत ही सही बात कही आपने। तो आज हम जो डीप डाइव करने वाले हैं वो है भारत का भूगोल। मतलब हम सबने मैप तो देखा ही है, लेकिन स्टडी टेक की जो नोट्स है ना, वो इसे रटाते नहीं है। हाँ, वो सिर्फ फैक्ट्स नहीं देते, वो ये बताते हैं कि कोई पहाड़ वहाँ क्यों है या कोई नदी वैसे क्यों बह रही है। सही कहा। हमारा मिशन भी आज यही है, मजेदार ट्रिक्स और डीप फैक्ट्स के जरिए भारत के इस पूरे ढांचे को दिमाग में छापना है। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उस बेसिक ग्रिड की बात करते हैं जिस पर हमारा देश टिका है, मतलब अक्षांश और देशांतर। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, है ना? नोट्स में साफ लिखा है कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला है। और अगर पूरब पश्चिम देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ये सुनने में थोड़े भारी नंबर लगते हैं, हाँ, लेकिन असल में ये हमारी पूरी जलवायु को कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल। नीचे का हिस्सा इक्वेटर के पास है तो गर्म रहता है, और ऊपर कश्मीर वाला हिस्सा उपोष्ण कटिबंधीय है तो वहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है। और इसी बीच से एक बहुत मशहूर लाइन गुजरती है, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है। हाँ, जो भारत को लगभग 2 हिस्सों में बांटती है, और ये 8 राज्यों से होकर जाती है। अब परीक्षा के टाइम पे ये 8 राज्य याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन स्टडी टेक के नोट्स में एक बड़ी मजेदार ट्रिक है, मगरमच्छ झपटा। अरे हाँ, ये ट्रिक बहुत कमाल की है। म से मध्य प्रदेश, ग से गुजरात, र से राजस्थान, फिर दूसरा माँ आता है तो मिजोरम, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, और प से पश्चिम बंगाल, और टा से त्रिपुरा। मतलब एक छोटे से वाक्य में पूरे 8 राज्य कवर हो गए। लेकिन एक चीज मैंने देखी है कि स्टेट एग्जाम्स में, जैसे बीपीएससी वगैरह में, सीधे सवाल नहीं आते, वो लोग ट्रैप बिछाते हैं। हाँ, वो घुमाकर पूछते हैं। जैसे एक बीपीएससी ट्रैप का जिक्र है नोट्स में कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और जवाब है माही नदी। सही जवाब है। पर मैं ये सोच रही थी कि कोई नदी किसी लाइन को 2 बार कैसे काट सकती है? मतलब क्या वो जानबूझकर यू टर्न ले रही है? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। देखिए, नदी को नहीं पता कि वहां कोई कर्क रेखा है। नदी सिर्फ ढलान फॉलो करती है। अच्छा, ढलान के हिसाब से बहती है। हाँ। माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल से निकलती है। वहां जमीन का ढलान उत्तर की तरफ है। तो वो ऊपर जाती है और पहली बार कर्क रेखा को पार करती है। ठीक है। फिर वो राजस्थान पहुंचती है और वहां अचानक जमीन का ढलान दक्षिण पश्चिम की तरफ हो जाता है, तो नदी भी उसी तरफ मुड़ जाती है। अरे वाह! और वापस नीचे गुजरात की तरफ आते हुए वो दूसरी बार कर्क रेखा को काट देती है। ये पूरा खेल टोपोग्राफी का है। मतलब हमें मैप को सिर्फ 2D में नहीं बल्कि 3D में इमेजिन करना चाहिए। एक और फैक्ट है कि झारखंड की राजधानी रांची बिल्कुल कर्क रेखा पर स्थित है। हाँ, एकमात्र राजधानी जो एकदम उस लाइन पर है। चलिए, ये तो हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। अब वर्टिकल लाइन यानी समय की रेखा पर आते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। हाँ, और ये यूपी के प्रयागराज के पास मिर्जापुर या नैनी से गुजरती है। हम ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे हैं। पर मैं ये सोच रही थी कि 82.5 ही क्यों? इसके पीछे बहुत तार्किक गणित है। भारत का जो विस्तार है ना, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, वो लगभग 30 डिग्री का है। और पृथ्वी को 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा लगता है। बिल्कुल सही। तो गुजरात और अरुणाचल के बीच 2 घंटे का अंतर हो गया। अगर अरुणाचल में सुबह 5 बजे सूरज निकलता है तो गुजरात में 7 बजे निकलेगा। तो पूरे देश में एक ही टाइम रखने के लिए बीच का रास्ता निकालना जरूरी था। हाँ, 68 और 97 के एकदम बीच में 82.5 डिग्री आता है। इसीलिए इसे पूरे देश का स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया, और ये 5 राज्यों से गुजरती है। यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब जरा मैं इसे एक इनविजिबल लेजर ग्रिड की तरह विजुअलाइज करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। अगर कर्क रेखा एक हॉरिजॉन्टल लेजर है और IST एक वर्टिकल लेजर है, तो ये दोनों आपस में टकराती कहाँ है? वो क्रॉस हेयर पॉइंट कहाँ बनता है? ये बहुत कम लोग जानते हैं। ये दोनों रेखाएं छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में एक दूसरे को काटती हैं। ये भारत के समय और जलवायु के ग्रिड का एकदम सेंटर पॉइंट है।
ये तो किसी सीक्रेट लोकेशन जैसा लग रहा है। खैर, अब इस अदृश्य ग्रिड से बाहर आते हैं और असली सीमाओं की बात करते हैं, जो हमारी बॉर्डर्स हैं। यहाँ भी लोग अक्सर गलती करते हैं। हाँ, ज्यादातर लोगों को लगता है कि सबसे लंबी सीमा चीन या पाकिस्तान के साथ होगी, लेकिन नोट्स बताते हैं कि सबसे लंबी बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है। 4096 किलोमीटर लंबी है ये सीमा। 4096 किलोमीटर? पर मैप में तो बांग्लादेश काफी छोटा दिखता है। क्योंकि ये कोई सीधी रेखा नहीं है ना। अगर आप जूम करके देखेंगे तो ये नदियों और दलदलों के बीच से गुजरने वाली बहुत ही टेढ़ी-मेढ़ी लाइन है। अच्छा। ये इतनी बार अंदर बाहर घूमती है कि जब आप पूरी लंबाई नापते हैं तो वो बहुत ज्यादा निकलती है। समझ गई। और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है, जो सिर्फ 106 किलोमीटर की है और वो लद्दाख वाले हिस्से में लगती है। बिल्कुल। और इन सीमाओं के नाम भी बहुत ऐतिहासिक हैं। 1896 की डुरंड रेखा, 1914 के शिमला समझौते वाली मैकमोहन रेखा और 1947 की रेड क्लिफ रेखा। ये नाम तो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन एक नाम है जो मुझे हमेशा कंफ्यूज करता है, पाक जल संधि या पाल्क स्ट्रेट। हाँ, ये बहुत बड़ा ट्रैप है। नाम सुनते ही लगता है कि ये पक्का पाकिस्तान के पास होगा। क्या ये जानबूझकर फंसाने के लिए रखा गया है? मैं समझ सकता हूँ ये कंफ्यूजन क्यों होता है, लेकिन यहाँ पाक का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर किससे है? ये भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करती है। इसका नाम ब्रिटिश काल के एक अधिकारी रॉबर्ट पाल्क के नाम पर रखा गया था। वो उस समय मद्रास के गवर्नर थे। अरे बाप रे, मतलब नाम पे मत जाओ, हिस्ट्री पे जाओ। तो पाल्क स्ट्रेट आए तो श्रीलंका की तरफ देखना है, पाकिस्तान की तरफ नहीं। एकदम सही। अब उत्तर की तरफ चलते हैं। हमारा मुकुट हिमालय। नोट्स में हिमालय को 4 मंजिलों में बांटा गया है, ट्रांस, वृहद, मध्य और शिवालिक। हाँ। अगर मैं इसे एक 4 मंजिला इमारत की तरह सोचूं, जहां सबसे पुरानी मंजिल पीछे है और सबसे नई आगे, तो क्या ये सही एनोलॉजी है? ये याद रखने के लिए तो ठीक है, लेकिन इमारत तो ईंटों से बनती है। हिमालय ऐसे नहीं बना। इसे ऐसे सोचिए कि आप किसी कमरे के फर्श पर बिछे एक मोटे कालीन को दीवार की तरफ जोर से धक्का दे रहे हैं। अच्छा, कालीन को धक्का दे रहे हैं, तो उसमें सिलवटें पड़ जाएंगी? बिल्कुल। जब आप धक्का देंगे तो जो सिलवट दीवार से टकराकर सबसे पहले उठेगी वो सबसे पुरानी और ऊंची होगी। हाँ। और जो सिलवट आपके हाथों के पास बनेगी वो सबसे नई और छोटी होगी। हिमालय भी ऐसे ही फोल्ड माउंटेन्स हैं। जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो जमीन से कुड़कर उठने लगी। ये एनालॉजी तो बहुत सटीक है। इसका मतलब जो ट्रांस हिमालय है, जिसमें काराकोरम और लद्दाख आते हैं, वो दीवार के पास वाली सबसे पुरानी सिलवट है। हाँ, और भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू यानी गॉडविन ऑस्टिन इसी काराकोरम का हिस्सा है। और उसके बाद वाली सिलवट है वृहद हिमालय या हिमाद्री, जिसमें माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी चोटियां हैं। फैक्ट आता है, इनके बीच में गहरी दरारें हैं जिन्हें फॉल्ट लाइंस कहते हैं। जब प्लेट्स टकराती हैं तो चट्टानें सिर्फ मुड़ती नहीं, टूटती भी हैं। अच्छा, तो ये दरारें ही इनकी बाउंड्री हैं? हाँ, नोट्स में साफ दिया है। वृहद और मध्य हिमालय के बीच जो दरार है उसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट या MCT कहते हैं, और मध्य और शिवालिक के बीच मेन बाउंड्री फॉल्ट या MBF है। ये तो किसी स्लो मोशन कार क्रैश जैसा लग रहा है जो करोड़ों सालों से चल रहा है। बिल्कुल। खैर, हिमालय तो नया है, लेकिन अगर हम दक्षिण की तरफ जाएं तो प्रायद्वीपीय पठार है, जो भारत का बहुत पुराना आधार है, जैसे अरावली पर्वत। अरावली दुनिया के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो माउंट आबू में है। लेकिन आज तो अरावली बहुत छोटा और घिसा हुआ सा लगता है। आज वो अवशिष्ट या रिलिक्ट पर्वत बन चुका है, लेकिन करोड़ों साल पहले वो शायद आज के हिमालय जितना ही विशाल रहा होगा। सच में, मौसम और हवा ने उसे इतना घिस दिया? बिल्कुल, यही प्रकृति की ताकत है। अब इसी पठार में 2 और पर्वत हैं, विंध्याचल और सतपुड़ा। नोट्स बताते हैं कि ये ब्लॉक पर्वत है। ये फोल्ड माउंटेन से अलग कैसे हैं और इनके बीच जो रिफ्ट वैली है उसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसे ऐसे समझिए, जमीन पर जब तनाव बढ़ता है तो 2 समानांतर दरारें पड़ जाती हैं और उनके बीच का हिस्सा नीचे धंस जाता है। जैसे किसी पुल का बीच का हिस्सा टूटकर गिर जाए? एकदम सही। जो हिस्सा नीचे धंस गया वो भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली बन गई, और जो किनारे के हिस्से खड़े रह गए वो ब्लॉक पर्वत बन गए। विंध्याचल उत्तर का ब्लॉक है और सतपुड़ा दक्षिण का। और वो धसी हुई खाई? वही नर्मदा नदी की रिफ्ट वैली है। ओहो, तो इसीलिए नर्मदा पश्चिम की तरफ बहती है, जबकि पूरे दक्षिण भारत का ढलान पूर्व की तरफ है। हाँ,
क्योंकि नदी जमीन के ऊपर नहीं, उस गहरी खाई के अंदर बह रही है, और उस खाई का अपना ढलान पश्चिम यानी अरब सागर की तरफ है। ताप्ती नदी भी सतपुड़ा के दक्षिण में ऐसे ही बहती है। ये तो नेचर की गजब इंजीनियरिंग है। अब घाटों की बात करते हैं। पश्चिम में पश्चिमी घाट है, जिसे सह्याद्री कहते हैं, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी यही है। और पूर्व में पूर्वी घाट है, जो थोड़ा टूटा हुआ है। ये दोनों जहां मिलते हैं वहां नीलगिरी की पहाड़ियां बनती हैं, जिसे ब्लू माउंटेन भी कहते हैं, और इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है। ये बायोडायवर्सिटी का बहुत बड़ा केंद्र है। अब पहाड़ों से उतरकर जरा समुद्र के किनारे चलते हैं, हमारे तटीय मैदानों की तरफ। पश्चिमी तट के भी अलग अलग नाम हैं। महाराष्ट्र गोवा के पास कोंकण तट, कर्नाटक में कन्नड़ तट और केरल में मालाबार तट। मालाबार तट पर नोट्स में एक खास चीज लिखी है, मोनोजाइट बालू। ये क्या है? ये बस जरूरी फैक्ट है। इस बालू में थोरियम नाम का रेडियो एक्टिव तत्व मिलता है, जो भारत के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के लिए बहुत काम का है। और केरल के जो बैकवाटर्स या कयाल हैं, वो भी इसी तट पर हैं। और पूर्वी तट की बात करें तो उड़ीसा आंध्रा के हिस्से को उत्तरी सरकार कहते हैं, और तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। कोरोमंडल तट मौसम के मामले में एक अपवाद है। वो कैसे? पूरे भारत में गर्मियों में बारिश होती है, लेकिन सर्दियों में हवाएं जमीन से समुद्र की तरफ लौटने लगती हैं, जिसे लौटतोवा मानसून कहते हैं। पर जमीन से आने वाली हवाओं में पानी कहाँ से आता है? यही तो मैकेनिज्म है। ये हवाएं बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं और वहां से बहुत सारी नमी सोख लेती हैं। अच्छा। और जब ये कोरोमंडल तट से टकराती हैं तो सर्दियों में भारी बारिश करवाती हैं। इसीलिए चेन्नई में नवंबर-दिसंबर में बारिश होती है। क्या बात है! हर चीज के पीछे इतना तार्किक कारण है। अब आखिर में उन वाटर चैनल्स की बात करते हैं जो हमारे द्वीपों को बांटते हैं। ये तो समुद्र के अदृश्य हाईवे हैं। जिन्हें डिग्री चैनल कहते हैं, जो दरअसल वही अक्षांश रेखाएं हैं जिनसे हमने बात शुरू की थी। हाँ, 8 डिग्री चैनल मालदीव और लक्षद्वीप के मिनिकॉय के बीच है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और बाकी लक्षद्वीप के बीच है। और 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। ये भी नोट्स में साफ लिखा है। बिल्कुल। तो आज वाली बात, मतलब सोचिए, आपके सामने एक विशाल आसमान छूता हुआ पहाड़ है और एक नदी उस पहाड़ से भी करोड़ों साल पुरानी है। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है ना? वही तो, मतलब पानी की लगातार धार से उस पूरे पहाड़ को बीच से 2 हिस्सों में काट दिया। ये कैसे संभव है? देखिए, भूगोल की दुनिया में इन नदियों को ना हम पूर्ववर्ती यानी एंटीसीडेंट नदियां कहते हैं। इसका सीधा सा अर्थ ही है कि ये नदियां हिमालय के बनने से पहले से उसी जगह पर बह रही हैं। लेकिन यार, दिमाग में ये बात अटक जाती है कि पानी की कोई शक्ल नहीं होती, वो तो नरम होता है ना, तो वो पत्थर से ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया? पानी की ताकत उसके नरम होने में नहीं है। उसकी ताकत उसकी निरंतरता और उसके साथ बहने वाले मलबे में छिपी है। अच्छा। मतलब जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराई ना, तो हिमालय को एक ही रात में तो खड़ा नहीं हो गया था। हाँ, वो तो लाखों सालों का प्रोसेस था। बिल्कुल। ये एक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया थी, जहां पहाड़ हर साल बस कुछ मिलीमीटर की दर से ऊपर उठ रहा था। अब आप सोचिए कि नदी उसी जगह पर पहले से बह रही है। तो जैसे जैसे पहाड़ ऊपर उठा, हाँ, नदी के तेज बहाव और उसमें मौजूद कंकड़ पत्थरों ने एक ग्राइंडर की तरह उस उठते हुए पहाड़ को काटना शुरू कर दिया। मतलब ये भूविज्ञान की एक तरह से रेस थी। एकदम सही। पहाड़ ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था और नदी उसे उसी रफ्तार से काट रही थी। और क्योंकि नदी ये रेस जीत गई, इसीलिए आज हम हिमालय में बहुत गहरी खाइयां देखते हैं, जिन्हें हम गार्ज कहते हैं। नदी ना पहाड़ के बीच से एक बहुत गहरी वी आकार की घाटी बना देती है। वी आकार की घाटी। और हमारी सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियां इसी पूर्ववर्ती जल निकासी का बेहतरीन उदाहरण है। जी। और अगर हम सिंधु नदी तंत्र की बात करें तो इसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जो बोखरचू हिमनद है, वहां से होता है। और परीक्षाओं में ना अक्सर इसकी सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा जाता है। हाँ, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो इसे याद रखने के लिए हम एक ट्रिक लगाते हैं। भारत के नक्शे को अपने दिमाग में उकेरिए। अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर आएं तो सबसे पहले कश्मीर की वादियों में झेलम मिलती है। बिल्कुल। उसके नीचे चिनाब, फिर रावी, उसके बाद व्यास और सबसे अंत में सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, एक सीढ़ी की तरह। और नदियों का ये क्रम सिर्फ नक्शे का हिस्सा नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी तय करता है। हाँ, वो सिंधु जल समझौता जो हुआ था जी, 1960 का समझौता। अगर हम इसे ध्यान से देखें ना,
तो भूगोल ने ही संधि की शर्तें तय की थीं। इस समझौते के तहत भारत के पास भौगोलिक रूप से ऊपर की 3 नदियों का केवल 20% पानी इस्तेमाल करने का अधिकार है। ऊपर की 3 मतलब सिंधु, झेलम और चिनाब। हाँ, जबकि नीचे की 3 नदियां जो है रावी, व्यास और सतलज, उनका 80% पानी भारत के लिए आरक्षित है। पर ऐसा बंटवारा क्यों किया गया? क्या इसके पीछे भी कोई ज्योग्राफिकल कारण था? बिल्कुल था, क्योंकि ऊपर की नदियां भारत में बहुत ही दुर्गम और पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरती हैं, तो वहां से इतने बड़े पैमाने पर पानी मोड़ना मुश्किल था। ओहो। लेकिन जो नीचे की नदियां हैं वो पंजाब और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से गुजरती हैं, जहां खेती के लिए पानी का इस्तेमाल करना आसान था। और इसी पानी से बाद में वो इंदिरा गांधी नहर जैसी विशाल परियोजनाएं बन पाईं। जी। भूगोल और राजनीति का क्या गजब का तालमेल है। और इनमें से केवल व्यास नदी ही ऐसी है जो पूरी तरह से भारत की सीमाओं के भीतर ही बहती है, वो पाकिस्तान जाती ही नहीं है। हाँ, ये फैक्ट बहुत बार एग्जाम्स में आता है। अब यहाँ से हिमालय के दूसरे छोर पर चलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये नदी भी तिब्बत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। हाँ, नाम थोड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है और बीपीएससी जैसी परीक्षाओं में ना इसका अलग-अलग नामकरण एक बहुत बड़ा ट्रैप बन जाता है। देखिए, नदियां जो अलग-अलग सांस्कृतिक क्षेत्रों से गुजरती हैं ना, तो वहाँ के लोग उसे अपनी भाषा के अनुसार नाम देते हैं। जैसे तिब्बत के सूखे पठार पर लोग इसे सांगपो कहते हैं। सांगपो। हाँ, लेकिन जैसे ही ये नदी हिमालय को काटकर अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों से नीचे गिरती है, वहाँ इसे दिहांग का नया नाम मिल जाता है। और फिर जब ये नदी पहाड़ों को छोड़कर असम के चौड़े मैदानों में उतरती है, तब ये अपना वो विशाल और भयानक रूप लेती है और ब्रह्मपुत्र कहलाती है। बिल्कुल। और अंत में बांग्लादेश में जाते ही ये जमुना हो जाती है। मतलब एक ही इंसान है और उसके रिश्तेदारों से अलग-अलग निकनेम से बुला रहे हैं। लेकिन असम में ना ये ब्रह्मपुत्र एक बहुत ही अजीब कारनामा करती है। माजुली द्वीप। हाँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है। अब मैं ये सोच रहा था कि एक नदी के बीच में इतना बड़ा भूभाग कि वो एक पूरा जिला बन गया है। मतलब नदी का काम तो मिट्टी काटना और बहा ले जाना होता है ना, तो ये जमीन का टुकड़ा कैसे बन गया? ये असल में नदी के स्वभाव में आए बदलाव का नतीजा है। जब ब्रह्मपुत्र असम के मैदानी इलाके में आती है ना, तो समतल मैदान के कारण उसके बहने की रफ्तार अचानक से बहुत कम हो जाती है। अच्छा, स्पीड कम हो गई। हाँ, और क्योंकि ये नदी पहाड़ों को काटकर अपने साथ भारी मात्रा में गाद, मतलब मिट्टी और बालू लाती है, तो वो सारा मलबा इस धीमी रफ्तार के कारण आगे नहीं जा पाता। तो वो वहीं बीच में जमा होने लगता है। बिल्कुल। हजारों सालों से इसी गाद के जमा होने से माजुली द्वीप बना है। और जो सुबनसिरी, तीस्ता, मानस और लोहित जैसी सहायक नदियां हैं ना, वो भी अपना पानी और गाद इसी में मिलाती हैं। मतलब नदी की सुस्ती ने यहाँ एक नई जमीन को जन्म दे दिया। क्या बात है। खैर, हिमालय से हटकर अब हम भारत के हृदय स्थल पर आते हैं, गंगा नदी तंत्र। यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम रहता है बच्चों में कि गंगा सीधे पहाड़ों से गंगा बनकर निकलती है। हाँ, ये भ्रम इसलिए है क्योंकि लोग सोचते हैं कि नदी एक पाइपलाइन की तरह है, लेकिन असल में गंगोत्री ग्लेशियर से जो धारा निकलती है वो भागीरथी है। भागीरथी। और दूसरी तरफ सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है। जब ये दोनों गहरी जलधाराएं उत्तराखंड के देवप्रयाग में आपस में मिलती हैं ना, तब उस साझा जलधारा को गंगा का नाम मिलता है। तो देवप्रयाग में आकर वो गंगा बनती है। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में गंगा की सहायक नदियों को लेकर ना एक दिशाओं का ट्रैप है, बाएं तट और दाएं तट की नदियां। हाँ, बच्चे रटते रटते थक जाते हैं। तो इसे रटने के बजाय हम अपनी स्टडी टैग वाली ट्रिक लगाते हैं। एक मानसिक चित्र बनाते हैं। मान लीजिए कि हम लोग एक बड़ी सी नाव पर सवार हैं और गंगा की लहरों के साथ साथ पूर्व दिशा में बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इमेजिन कर लिया। अब हमारा जो बायां हाथ है यानी लेफ्ट हैंड, वो हिमालय की तरफ है यानी उत्तर दिशा में, और दायां हाथ दक्षिण के पठारों की तरफ है। ये विजुअलाइजेशन स्थिति को एकदम क्लियर कर देता है। अगर हम नाव से बाईं तरफ यानी उत्तर से आने वाली नदियों को देखें तो हमें वो नदियां मिलेंगी जो सीधे हिमालय के ग्लेशियरों से आ रही हैं। जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। हाँ, और इस क्रम में सबसे आखिरी नदी जो उत्तर से आकर मिलती है वो महानंदा है। महानंदा, बिल्कुल। और अगर हम अपनी दाईं तरफ देखें तो दक्षिण से आने वाली नदियां हैं। इनमें यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है। जी, यमुना सबसे बड़ी है। इसके अलावा सोन और पुनपुन नदियां हैं।
अब यहाँ बीपीएससी अक्सर एक बहुत ही खास सवाल पूछता है। सोन नदी का प्रवाह, हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। मतलब ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और उल्टी दिशा में यानी दक्षिण से उत्तर की ओर बहते हुए पटना के पास दानापुर में सीधे गंगा से मिल जाती है। नदियां तो नीचे की तरफ बहती है ना, तो ये सोन नदी उत्तर की तरफ क्यों भाग रही है? अरे क्योंकि प्राकृतिक ढलान ही उत्तर की तरफ है। अच्छा, ढलानी उधर है। हाँ, सोन नदी का ये बहाव हमें बताता है कि अमरकंटक का जो पठारी इलाका है वो ऊंचाई पर है और उसका झुकाव उत्तर के गंगा के मैदानों की तरफ है। नदियां कभी गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ नहीं जाती। हाँ, पानी तो ढलानी ढूंढेगा। बिल्कुल, वो सिर्फ जमीन की असली बनावट को दिखाती हैं। गुरुत्वाकर्षण अपना काम कर रहा है। अच्छा, इसी गंगा तंत्र में एक नदी है कोसी। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ये नदी ना किसी उस अनिश्चित दोस्त की तरह है जो कभी भी अपना प्लान बदल लेता है और सबको परेशानी में डाल देता है। सही कहा, एकदम। स्रोत के अनुसार ये कुर्सेला कटिहार के पास गंगा में मिलती है, लेकिन कोई नदी अपना बना बनाया रास्ता छोड़कर अचानक दूसरे रास्ते पर क्यों बहने लगेगी? इसका कारण भी वही है जो हमने अभी माजुली द्वीप के मामले में देखा था। गाद। हाँ, गाद या सिल्ट की भारी मात्रा कोसी नदी हिमालय से बहुत ज्यादा अवसाद लेकर आती है और जब ये मैदानी इलाके में पहुंचती है तो इसका बहाव धीमा हो जाता है। तो वो सारा मलबा उसके खुद के रास्ते में जमा हो जाता होगा। बिल्कुल। जब नदी का अपना ही रास्ता इस मलबे से ब्लॉक हो जाता है तो पीछे से आ रहे पानी का जो भारी दबाव होता है ना, वो उसे एक नया रास्ता बनाने पर मजबूर कर देता है। और फिर इस नए रास्ते में जो भी गांव, खेत या घर आते हैं वे सब डूब जाते हैं। जी, यही वजह है कि इसे बिहार का शोक कहते हैं। रातों रात दिशा बदल लेती है। बहुत भयानक है ये। खैर, उत्तर भारत की इन सदाबहार नदियों के बाद अब हम दक्षिण की ओर चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, इनकी पूरी जिंदगी ना मानसून के मूड पर टिकी होती है। हाँ, प्रायद्वीपीय नदियों का जो अपवाह तंत्र है वो जमीन के ढलान के कारण मुख्य रूप से दो दिशाओं में बटा है। पश्चिमी घाट की जो भौगोलिक स्थिति है ना, वही तय करती है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरेगी और कौन सी बंगाल की खाड़ी में। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में नर्मदा सबसे बड़ी है। उसके बाद ताप्ती, साबरमती और माही आती हैं। ये सभी अरब सागर में गिरती हैं। जी। लेकिन स्रोत में एक फैक्ट है जो अक्सर छात्रों को कंफ्यूज करता है कि ये पश्चिम की नदियां डेल्टा नहीं बनाती, बल्कि ज्वारानदमुख यानी एस्चुअरी बनाती हैं। हाँ, ये एग्जामिनर्स का फेवरेट सवाल है। तो मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र इतना बड़ा डेल्टा बनाती हैं, फिर ये पश्चिमी नदियां डेल्टा बनाने में क्यों आलस करती हैं? क्या पानी की कमी इसका कारण है? नहीं, पानी की कमी से ज्यादा ना ये जमीन की कठोरता और ढलान का नतीजा है। प्रायद्वीपीय भारत की जमीन बेहद कठोर आग्नेय चट्टानों से बनी है। अच्छा, इग्नियस रॉक्स। हाँ, तो इसलिए ये नदियां अपने साथ बहुत कम मिट्टी या गाद काट पाती हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है पश्चिमी घाट का ढलान, जो समुद्र की तरफ एकदम तीखा और खड़ा है। तो डेल्टा और एस्चुअरी में बुनियादी फर्क यही है। बिल्कुल। डेल्टा बनने के लिए नदी का समुद्र में मिलने से पहले धीमा होना और अपने मलबे को पंखे के आकार में फैलाना जरूरी होता है। और यहाँ तो ढलान तेज है। हाँ, पश्चिमी नदियों में गाद कम होती है और ढलान इतना तेज होता है कि पानी बिना फैले एक संकरी जलधारा के रूप में सीधे समुद्र के खारे पानी में मिल जाता है। इसी मिलन बिंदु को एस्चुरी कहते हैं। मतलब ये नदियां बिना किसी रुकावट के सीधे समुद्र में गोता लगा देती हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसी प्रायद्वीपीय इलाके में एक इनलैंड अपवाह यानी जमीन के अंदर ही खत्म होने वाली नदी भी है, लूनी नदी। हाँ, राजस्थान वाली। हाँ, ये समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती, राजस्थान से निकलकर कच्छ के रण में गायब हो जाती है। मतलब ये किसी जादूगर के गायब होने वाले करतब जैसा लगता है। ये जादू असल में वाष्पीकरण का है। कच्छ का रण एक विशाल खारे पानी का सूखा हुआ इलाका है। दलदल है वो एक तरह से। जी। लूनी नदी में पानी की मात्रा वैसे ही कम होती है और जब वो इस चिलचिलाती धूप वाले विस्तृत सूखे इलाके में पहुंचती है ना, तो पानी तेजी से इवेपोरेट हो जाता है और नदी रेत और नमक के दलदल में विलीन हो जाती है। और अगर हम पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की बात करें जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी प्रमुख हैं। हाँ। यहाँ गोदावरी को प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। जी, गोदावरी सबसे बड़ी है। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है, उसकी पवित्रता की वजह से। अब कावेरी की एक और खासियत है जो उसे बाकी प्रायद्वीपीय नदियों से बिल्कुल अलग बनाती है। वो है इसमें साल भर पानी रहना। प्रायद्वीपीय नदियां आमतौर पर गर्मियों में सूख जाती हैं क्योंकि वे सिर्फ मानसून पर निर्भर हैं। हाँ। लेकिन कावेरी की भौगोलिक स्थिति ऐसी है
कि इसके ऊपरी हिस्से को गर्मियों में आते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश मिल जाती है और निचले हिस्से को? निचले इलाके को सर्दियों में लौटते हुए उत्तर पूर्व मानसून से पानी मिलता है। इस तरह इसे साल में 2 बार बारिश का पानी मिल जाता है। यह गजब का सिस्टम है प्रकृति का। नदियों का ये पानी तेज ढलानों से होकर या तो सीधे समुद्र में जाकर शांत होता है या फिर तब जब उसे जमीन में कोई विशालकाय प्राकृतिक गड्ढा मिल जाए जहां पानी कैद हो सके, जिन्हें हम झीलें कहते हैं। बिल्कुल, इन्हीं कटोरों को हम झीलें कहते हैं। और भारत में झीलों की जो विविधता है ना, वो बहुत अद्भुत है, जहां बच्चे अक्सर राज्यों के नाम भूल जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की वुलर झील से। जी, वुलर लेक। ये भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। स्रोत में इसे टेक्टोनिक या विवर्तनिक झील कहा गया है। अब पहाड़ के ऊपर जमीन धंसकर झील कैसे बन सकती है? ये धरती के अन्य की हलचल का नतीजा है। टेक्टोनिक झील का मतलब है कि ये नदी के कटाव से नहीं बनी है। तो फिर? पृथ्वी की प्लेट्स के खिसकने या भूकंप के कारण ना उस इलाके की जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा नीचे धंस गया, एक विशाल गर्त बन गया। अच्छा। बाद में झेलम नदी जो उस इलाके से गुजरती है, उसका पानी और बारिश का पानी उस गर्त में भर गया, जिससे वो एक मीठे पानी की झील बन गई। गजब है। और इसी तरह अगर हम खारे पानी की झीलों की बात करें तो उड़ीसा की चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है, जिसे लेगून भी कहते हैं। हाँ, लगून लेक। लेगून का कॉन्सेप्ट भी बहुत दिलचस्प है। मतलब समुद्र की लहरें अपने साथ रेत और बालू लाती हैं और किनारे के पास एक दीवार सी बना देती हैं। इससे समुद्र का ही कुछ पानी उस रेत की दीवार के पीछे कैद होकर मुख्य समुद्र से अलग हो जाता है। एकदम सही। और क्योंकि ये पानी समुद्र का ही हिस्सा होता है, इसलिए चिल्का जैसी लेगून झीलें खारे पानी की होती हैं। और ये प्रवासी पक्षियों के लिए भी बहुत मशहूर है। हाँ, बिल्कुल। ले झीलों की बात हो और मणिपुर की लोकतक झील का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अरे, लोकतक तो बहुत ही खास है। पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील और इसी में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केइबुल लमजाओ मौजूद है, जो कि दुर्लभ संगाई हिरणों का घर है। जी। अब जब कोई तैरता हुआ नेशनल पार्क सुनता है तो कल्पना में आता है जैसे पानी के ऊपर कोई विशालकाय प्राकृतिक कालीन बिछा हो या कोई प्राकृतिक ट्रैम्पोलिन हो। क्या ये सच में कोई जमीन का टुकड़ा है जो पानी पर तैर रहा है? वो जो आपने कालीन वाला विजुअलाइजेशन बोला ना, वो तकनीकी रूप से काफी सटीक है। अच्छा। हाँ, लेकिन ये ठोस जमीन का टुकड़ा नहीं है। स्थानीय भाषा में इसे फुमड़ी कहते हैं। फुमड़ी? जी, ये कई सालों से सड़ रही वनस्पतियों, मिट्टी और जैविक पदार्थों का एक बहुत मोटा आवरण होता है जो पानी की सतह पर तैरता रहता है। मतलब वो इतना मजबूत होता है कि जानवर उस पर चल सके? हाँ, ये परत इतनी मोटी और मजबूत होती है कि इसके ऊपर पेड़ भी उगाते हैं और जानवर आसानी से चल सकते हैं। प्रकृति की अपनी बायो इंजीनियरिंग है ये। इसके बाद केरल की वेम्बनाड झील है, जो भारत की सबसे लंबी झील है। इसी के अंदर वो वेलिंगटन द्वीप है। हाँ, जहां वो मशहूर नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ होती है। वो लंबी लंबी नाव में कितने सारे लोग एक साथ चप्पू चलाते हैं। हाँ, वो नज़ारा बहुत शानदार होता है। बिल्कुल। लेकिन अब जो झील आ रही है ना, महाराष्ट्र की लोनार झील, उसकी कहानी सुनकर तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। हाँ, लोनार झील। स्रोत बताते हैं कि ये एक क्रेटर झील है जिसका निर्माण उल्कापिंड के गिरने से हुआ था। मतलब अंतरिक्ष से एक बड़ा सा पत्थर आकर महाराष्ट्र में गिरा और हमें एक झील मिल गई। ये तो पक्का किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा है। ये सच में भूविज्ञान का एक अजूबा है। आप बस सोचिए, हजारों साल पहले अंतरिक्ष से एक विशाल उल्कापिंड बहुत भयंकर गति से पृथ्वी के वायुमंडल को चीरता हुआ आया और सीधे महाराष्ट्र के उस बेसाल्टिक चट्टान वाले इलाके से टकराया। बाप रे। उस टक्कर की ऊर्जा ना किसी परमाणु बम से भी कई गुना ज्यादा थी। जमीन में एक बहुत गहरा और गोल क्रेटर बन गया और फिर उसमें पानी भर गया। हाँ, समय के साथ उस गड्ढे में बारिश का पानी भर गया। ये धरती पर उल्कापिंड के प्रभाव का एक बेहद दुर्लभ उदाहरण है। अंतरिक्ष की एक घटना ने हमें पृथ्वी पर एक झील दे दी। कमाल है। अब जब पानी जमीन के गड्ढों में जमा होता है तो झील बनती है, लेकिन जब यही पानी ऊंचे पहाड़ों से गुरुत्वाकर्षण के कारण सीधे नीचे गिरता है तो हम उसे जलप्रपात यानी वाटरफॉल कहते हैं। जी। कर्नाटक में वराही नदी पर कुंचिकल जलप्रपात 455 मीटर की ऊंचाई के साथ भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वहीं शरावती नदी पर जोग या घरसोप्पा है, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। इन गिरते हुए झरनों में एक बहुत भयानक प्राकृतिक ऊर्जा होती है और इसी ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए इंसान विशालकाय बांध बनाता है ना? सिद्धांत काम करता है, गुरुत्वाकर्षण और पानी का दबाव। अच्छा, स्वतंत्र भारत की जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी वो 1948 में शुरू हुई। दामोदर घाटी निगम यानी डीवीसी थी।
हाँ, जो अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित थी। दामोदर नदी, जिसे बंगाल का शोक कहा जाता था, उसकी विनाशकारी बाढ़ को रोकने के लिए कई बांध बनाए गए। इसे बहुउद्देशीय इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ही स्ट्रक्चर से बिजली बनाना, बाढ़ रोकना और सिंचाई करना, तीनों काम किए जाते हैं। जी। लेकिन जब हम इन विशाल बांधों की बात करते हैं ना, तो मुझे उड़ीसा में महानदी पर बने हीराकुड बांध के डिजाइन ने बहुत अचरज में डाल दिया। ऐसा क्यों? स्रोत कहता है कि ये सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। अब मिट्टी का बांध सुनती ही ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे ने समुद्र के किनारे रेत का घर बनाया हो। हाँ, नाम से तो ऐसा ही लगता है। मतलब महानदी जैसी विशाल नदी जो बारिश में भयंकर रूप ले लेती है, उसके लाखों टन पानी के दबाव को एक मिट्टी का बांध इतने सालों से कैसे रोके हुए है? उसे तो यार पानी में बह जाना चाहिए। ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। लेकिन मिट्टी का बांध या अर्थन डैम का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ भुरभुरी मिट्टी का ढेर है। तो फिर क्या होता है उसमें? ये इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। इसके बीचों बीच ना एक इम्पर्मिएबल कोर होता है, यानी ऐसी सघन चिकनी मिट्टी और चट्टानों की परत जिससे पानी बिल्कुल आर पार नहीं जा सकता। अच्छा। इसे बाहरी मशीनों से दबा दबा कर पत्थर जैसा सख्त बनाया जाता है। और सबसे जरूरी बात है इसका आकार। आकार? हाँ, एक कंक्रीट बांध जहां दीवार की तरह सीधा होता है, वहीं एक मिट्टी के बांध का जो आधार है यानी बेस, वो बहुत ज्यादा चौड़ा होता है, एकदम पिरामिड की तरह। अच्छा, मतलब सारा खेल उस चौड़े बेस का है। बिल्कुल। ये चौड़ा बेस पानी के उस भयानक दबाव को एक जगह केंद्रित होने के बजाय पूरे इलाके में समान रूप से फैला देता है। हीराकुंड बांध मुख्य रूप से लगभग 5 किलोमीटर और अपनी सहयोगी दीवारों को मिलाकर 25 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। 25 किलोमीटर? हाँ, ये अपनी बनावट और चौड़ाई के कारण ही इतने पानी को रोकता है। ये सच में सिविल इंजीनियरिंग का चमत्कार है। इसके विपरीत अगर हम देखें तो हिमाचल और पंजाब की सीमा पर सतलज नदी पर बना भाखड़ा नांगल बांध एक गुरुत्वीय बांध है, यानी ग्रेविटी डैम। और इसके जलाशय को गोविंद सागर कहते हैं। हाँ, अब ये गुरुत्वीय बांध मिट्टी के बांध से कैसे अलग काम करता है? गुरुत्वीय बांध ना कंक्रीट का एक इतना भारी और विशाल का ठोस ढांचा होता है कि उसे पानी को रोकने के लिए किसी चौड़े बेस की जरूरत नहीं होती। तो वो टिकता कैसे है? वो सिर्फ अपने खुद के भारी वजन यानी अपनी ग्रेविटी के दम पर नदी के पानी के भारी धक्के को रोक लेता है। पानी उसे धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन बांध का वजन इतना ज्यादा होता है कि वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। तो दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का ये खेल सच में लाजवाब है। आगे कि भारत के पंजाब या हरियाणा में लहलहाती गेहूं की फसल की किस्मत का फैसला वहां से हजारों किलोमीटर दूर यूरोप के पास मौजूद भूमध्य सागर में हो रहा है। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? एकदम फिल्म जैसा यार। लेकिन हमारी पहली स्लाइड ठीक इसी बात को साबित करती है। भारत में पानी और खेती का पूरा खेल मानसून पर टिका है। नोट्स बताते हैं कि देश में 75 से 80% बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। हाँ, जो आमतौर पर 1 जून को केरल के मालाबार तट से टकराता है। ये तो एक सीधा सा टाइम टेबल है। हाँ, ये तो बेसिक है। लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात इन स्लाइड्स में सर्दियों में होने वाली बारिश को लेकर है। ऐसा लगता है कि सर्दियों की बारिश का पूरा मैकेनिज्म ही एकदम पलट जाता है। सही पकड़ा आपने। सर्दियों की बारिश का विज्ञान वास्तव में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यह पूरे देश में एक समान नहीं होता है। उत्तर और दक्षिण भारत में इसके कारण बिल्कुल अलग अलग हैं। अच्छा, तो उत्तर भारत में क्या होता है? जब हम उत्तर भारत की बात करते हैं, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा, पश्चिमी यूपी या बिहार, तो वहाँ सर्दियों में बारिश मुख्य मानसून से नहीं होती। वहाँ जो ताकत काम कर रही है उसे भूगोल की भाषा में पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। और यहीं पे भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी की एंट्री होती है ना? एकदम सही। भूमध्य सागर के ऊपर सर्दियों में भारी चक्रवाती तूफान उठते हैं। फिर जेट स्ट्रीम नाम की तेज हवाएं इन तूफानों की नमी को उड़ाकर इराक और अफगानिस्तान के ऊपर से सीधे उत्तर भारत ले आती हैं। ये तो किसी बहुत ही कुशल इंटरनेशनल पार्सल डिलीवरी सर्विस की तरह लगता है। बिल्कुल, बेहतरीन एनालॉजी है ये। मतलब भूमध्य सागर में नमी का एक पार्सल पैक हुआ और हवाओं ने उसे हजारों किलोमीटर दूर तक ढोया और ठीक उस वक्त उत्तर भारत के खेतों में पानी की डिलीवरी कर दी, जब रबी की फसल को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ, खास तौर पे गेहूं की फसल के लिए। अगर ये पार्सल समय पर ना पहुंचे
तो उत्तर भारत में गेहूं का उत्पादन बहुत बुरी तरह गिर सकता है। सच में ये बारिश भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल है, लेकिन जैसा मैंने कहा दक्षिण भारत में कहानी बिल्कुल अलग है। हाँ, स्लाइड में लिखा है कि तमिलनाडु की तरफ खास तौर पे कोरमंडल तट पर जो नवंबर-दिसंबर में बारिश होती है वो किसी और वजह से होती है। वो पार्सल कहाँ से आता है? वहां की कहानी दरअसल हवाओं की यू टर्न लेने की है। यू टर्न मतलब हवाएं वापस मुड़ जाती हैं। हाँ, जब सर्दियां आती हैं तो भारत के मुख्य भूभाग से मॉनसून की हवाएं वापस लौटने लगती हैं। इसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं। जब ये हवाएं जमीन से समुद्र की तरफ लौट रही होती हैं तो ये बिल्कुल सूखी होती हैं। तो फिर इतनी भारी बारिश कैसे होती है? क्योंकि रास्ते में बंगाल की खाड़ी आ जाती है। जैसे ही ये सूखी हवाएं बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं, ये भारी मात्रा में नमी सोख लेती हैं और फिर जाकर तमिलनाडु के तट से टकराती हैं। ओहो, मतलब बारिश का नतीजा एक ही है, लेकिन एक तरफ वो यूरोप से आ रही है और दूसरी तरफ हवाओं के रिवर्स गियर और बंगाल की खाड़ी का नतीजा है। बिल्कुल, प्रकृति का अपना अलग ही सिस्टम है। खैर, एक और चीज जो इन स्लाइड्स में बहुत मजेदार तरीके से समझाई गई है वो है मॉनसून से ठीक पहले वाली बारिश, प्री मॉनसून शावर्स। हाँ, इनके स्थानीय नाम बहुत दिलचस्प हैं। जैसे केरल और कर्नाटक में इन्हें आम्र वर्षा या मैंगो शावर्स कहा जाता है। लेकिन मुख्य मॉनसून से पहले ये बारिश आखिर होती क्यों है? देखिए, गर्मियां जब अपने चरम पर होती हैं तो जमीन बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। इस भयानक गर्मी की वजह से हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर उठती है और अपने साथ थोड़ी बहुत नमी ले जाती है। और फिर अचानक से बारिश हो जाती है। केरल और कर्नाटक में जब ये बारिश होती है तो ये आम को जल्दी पकने में बहुत मदद करती है। इसीलिए इसे आम्र वर्षा कहते हैं। और शायद इसीलिए कर्नाटक में इसका एक और नाम चेरी ब्लॉसम या कॉफी वर्षा भी है। क्योंकि ये कॉफी के फूलों को खिलने में मदद करती है। एकदम सही। प्रकृति ने हर फसल के लिए एक अलग अलार्म सेट कर रखा है। लेकिन इसी बारिश का पूर्वी भारत में जाकर एक बहुत खतरनाक रूप देखने को मिलता है। नोट्स में इसे पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी और असम में बारदोली छिड़ा कहा गया है। ये इतना विनाशकारी क्यों है? क्योंकि पूर्वी भारत का भूगोल थोड़ा अलग है। वहां बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी और उत्तर पश्चिम से आने वाली गर्म हवाओं का भयानक टकराव होता है। अच्छा, मतलब दो अलग-अलग हवाएं आपस में भिड़ जाती हैं। हाँ, और ये बहुत ही प्रचंड तूफानों को जन्म देता है। इसीलिए इसे काल यानी तबाही लाने वाला बैसाखी का तूफान कहा जाता है। आसमान का मिजाज सच में पल-पल बदलता है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। हाँ, बताइए। भूमध्य सागर से आने वाला पानी हो या बंगाल की खाड़ी का, जब ये पानी आसमान से जमीन पर गिरता है, तो क्या हर जगह एक सा असर दिखाता है? बिल्कुल नहीं। और यहीं से हमारी स्लाइड का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है, भारत की मिट्टियां। अच्छा, तो बारिश एक मूर्तिकार की तरह काम करती है। बिल्कुल, आसमान से गिरने वाला पानी किस तरह की मिट्टी से टकरा रहा है, ये बहुत कुछ तय करता है। हमारी स्लाइड में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या ICAR का जिक्र है। उन्होंने मिट्टियों को 8 भागों में बांटा है। सबसे बड़ा हिस्सा जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल का है। हाँ, जो लगभग 40 से 43% क्षेत्रफल पर फैली है। ये इतनी बड़ी मात्रा में जमा कैसे हो गई? ये लाखों सालों से नदियों की मेहनत का नतीजा है। हिमालय से निकलने वाली नदियां जब बहती हैं तो चट्टानों को घिसकर अपने साथ बारीक गाद और मिट्टी लाती हैं और मैदानी इलाकों में उसे बिछा देती हैं। इसमें स्लाइड में 2 ट्रिक वाले शब्द दिए हैं, खादर और बांगर। इन्हें कैसे याद रखें? हर साल नई मिट्टी बिछाता है, उसे खादर कहते हैं। ये बेहद उपजाऊ होती है। और बांगर मतलब? भंगार या पुरानी चीज। हाँ, आप ऐसे याद रख सकते हैं। बांगर वो पुरानी मिट्टी है जो ऊंचाई पर होती है, जहां अब बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। इसमें कंकड़ भी होते हैं। ये ट्रिक सच में बहुत बढ़िया है। लेकिन इन नोट्स में एक ऐसी मिट्टी का जिक्र है जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। काली मिट्टी, जिसे रेगुर भी कहते हैं। हाँ, कपासी मिट्टी। बिल्कुल। इसमें लिखा है कि ये स्व जुताई वाली मिट्टी या सेल्फ प्लोइंग सॉइल है। मतलब कोई मिट्टी अपनी जुताई खुद कैसे कर सकती है यार? क्या वो कोई रोबोट है? कोई जादू नहीं है, बस भौतिकी है। काली मिट्टी ज्वालामुखी के लावे से बनी बेसाल्ट चट्टानों से बनी है। इसके कण बिल्कुल क्ले की तरह बारीक होते हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। इसकी पानी सोखने की ताकत भारत की सभी मिट्टियों में सबसे ज्यादा होती है। जब बारिश होती है तो ये खूब पानी पीकर फूल जाती है
और एकदम चिपचिपी हो जाती है। और जब धूप पड़ती है तब? असली जादू तभी होता है जब मिट्टी सूखने लगती है तो ये सिकुड़ती है, और इस सिकुड़न के कारण इसमें बहुत गहरी और चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। ओहो, और उन दरारों से हवा मिट्टी के अंदर तक चली जाती है? एकदम सही। जुताई का असली मकसद ही मिट्टी में हवा पहुंचाना होता है। काली मिट्टी सूखने पर खुद ही ये दरारें बनाकर हवा अंदर खींच लेती है, इसीलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। ये तो प्रकृति की कमाल की इंजीनियरिंग है। मतलब मिट्टी कोई निर्जीव प्लेटफॉर्म नहीं है, वो तो खेती में एक बहुत ही सक्रिय भागीदार है। कपास के लिए तो ये वरदान होगी। बिल्कुल, महाराष्ट्र और गुजरात में इसीलिए इतनी कपास होती है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हम ऐसी जगह जाएं जहां बारिश बहुत ही ज्यादा होती है, 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा, तो क्या वहां की मिट्टी पानी से लबालब होकर और भी उपजाऊ हो जाती है? ये बहुत ही तार्किक सवाल है, लेकिन प्रकृति अक्सर हमारे तर्क से उल्टा काम करती है। ज्यादा बारिश मिट्टी के लिए वरदान कम और अभिशाप ज्यादा है। वो कैसे? पानी तो अच्छी चीज है ना खेती के लिए। पानी अच्छी चीज है, लेकिन मूसलाधार बारिश नहीं। लैटराइट मिट्टी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो पश्चिमी घाट और मेघालय में मिलती है। भारी बारिश मिट्टी के ऊपरी हिस्से के सारे जरूरी पोषक तत्वों को घोलकर जमीन के नीचे ले जाती है। मतलब न्यूट्रिएंट्स गायब हो जाते हैं? हाँ, इस प्रक्रिया को निक्षालन या लीचिंग कहते हैं। जैसे हम फिल्टर कॉफी बनाते हैं, गर्म पानी सारा स्वाद और रंग नीचे कप में ले जाता है और ऊपर बस कचरा बचता है। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। बारिश मिट्टी को सचमुच धो डालती है। लीचिंग के बाद बस लोहे और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स बचते हैं। तो फिर इस मिट्टी में खेती कैसे होती है? आमतौर पे ये खेती के लिए अच्छी नहीं होती और सूखने पर ईंट जैसी कठोर हो जाती है, जिससे मकान बनते हैं। लेकिन अगर सही खाद मिलाई जाए तो काजू और कॉफी के लिए यह बेहतरीन काम करती है। काजू और कॉफी? मतलब जहां पानी ने मिट्टी को धो दिया, वहां भी प्रकृति ने कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लिया। यही तो इस इकोसिस्टम की खूबसूरती है। स्लाइड में लाल और पीली मिट्टी भी है। लाल रंग तो समझ आता है कि आयरन ऑक्साइड की वजह से है, जैसे लोहे में जंग लगने पर लाल हो जाता है। लेकिन ये पीली कैसे होती है? ये एक केमिकल रिएक्शन है। जब लाल मिट्टी में पानी मिल जाता है, यानी हाइड्रेटेड अवस्था में होती है, तो पानी और आयरन ऑक्साइड के मिलने से इसका रंग पीला दिखने लगता है। अच्छा, तो ये है पूरा विज्ञान। तो हमारे पास अलग अलग तरह से आने वाला पानी है और ज्वालामुखियों से लेकर नदियों से बनी मिट्टियां हैं। अब ये पानी और मिट्टी मिलकर तय करते हैं कि वहां कौन सा जंगल उगेगा, है ना? बिल्कुल, और इसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। जिन इलाकों में 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, वहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या ट्रॉपिकल एवरग्रीन वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन मतलब ये हमेशा हरे रहते हैं? हाँ, क्योंकि वहां साल भर पर्याप्त नमी और गर्मी रहती है। वहां पेड़ों के बढ़ने की कोई लिमिट नहीं होती। महोगनी, एबोनी और रबर जैसे विशालकाय पेड़ उगते हैं। और सूरज की रोशनी पाने के लिए इनमें कंपटीशन होता है ना? एकदम। ये इतने ऊंचे और घने हो जाते हैं कि कई बार दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। और पानी की कमी न होने के कारण ये पेड़ कभी एक साथ पत्ते नहीं गिराते। इसलिए जंगल हमेशा हरा भरा लगता है। लेकिन भारत में हर जगह तो इतनी बारिश नहीं होती। ज्यादातर इलाकों में कुछ महीने बारिश होती है, फिर लंबा सूखा मौसम आता है। हाँ, और इसीलिए भारत के सबसे बड़े क्षेत्रफल पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। इसमें वो पेड़ आते हैं ना, जैसे साल, सागौन, शीशम, चंदन। बिल्कुल। और इनकी रणनीति तो सदाबहार वनों से एकदम अलग है। स्लाइड के मुताबिक ये पेड़ गर्मियों से ठीक पहले अपने सारे पत्ते एक साथ गिरा देते हैं। ऐसा लगता है सूख गए हैं। ये दरअसल पानी बचाने की एक निंजा टेक्निक है। निंजा टेक्निक? वो कैसे? देखिए, पेड़ों की पत्तियों से लगातार पानी भाप बनकर उड़ता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कहते हैं। हाँ। जब सूखा मौसम आने वाला होता है तो पेड़ समझ जाते हैं कि अगर पत्ते रहे तो सारा पानी उड़ जाएगा, इसलिए वे अपनी पत्तियां ही गिरा देते हैं ताकि वे उस सूखे मौसम को पार कर सकें। वाह यार, प्रकृति का अनुकूलन देखिए। ज्यादा पानी है तो ऊंचे होते जाओ, पत्ते रखे रहो। पानी कम होने वाला है तो पत्ते ही गिरा दो। बिल्कुल। लेकिन अनुकूलन का जो सबसे अविश्वसनीय उदाहरण मुझे इन स्लाइड्स में लगा, वो है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वास्तव में प्रकृति के सबसे बड़े अजूबों में से एक हैं। ये खारे पानी और दलदली इलाकों में पनपते हैं, जैसे बंगाल का सुंदरबन। सुंदरबन नाम सुंदरी पेड़ की वजह से पड़ा है ना? हाँ, सुंदरी।
एक मैंग्रोव पेड़ ही है। अब जरा मैंग्रोव के माहौल को सोचिए। जमीन पूरी तरह से खारे पानी और दलदली कीचड़ से ढकी है। उस कीचड़ में तो ऑक्सीजन ही नहीं होती होगी। वहां कोई पेड़ जिंदा कैसे रह सकता है यार? जड़ें तो दम घुटने से मर जाएंगी। ये एक बहुत ही सटीक सवाल है। अगर कोई आम पेड़ वहां लगा दिया जाए तो वो सचमुच मर जाएगा। लेकिन मैंग्रोव ने विज्ञान के नियमों को ही चुनौती दे दी है। हाँ, जब मैंने स्लाइड में तस्वीर देखी तो मुझे लगा जैसे स्कूबा डाइवर्स पानी के अंदर सांस लेने के लिए वो स्नॉर्कल ट्यूब इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही इन पेड़ों ने अपने प्राकृतिक स्नॉर्कल बना लिए हैं। एकदम परफेक्ट एनालॉजी। मैंग्रोव पेड़ों की जड़ों का एक हिस्सा जमीन के नीचे जाने के बजाय कीचड़ फाड़कर बाहर हवा में निकल आता है। इन्हें न्यूमैटोफोर्स कहते हैं। मतलब जब नीचे पानी भर जाता है तो ये बाहर निकली हुई जड़ें सीधे हवा से ऑक्सीजन ले लेती हैं। हाँ, ये चरम परिस्थितियों के प्रति सर्वाइवल की सबसे शानदार कहानी है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को एक साथ देखें तो वो बोरिंग और स्थिर भूगोल का नक्शा तो कहीं नजर ही नहीं आता। क्योंकि वो है ही नहीं। सब कुछ आपस में गुंथा हुआ है। भूमध्य सागर की हवाएं उत्तर भारत का पेट भरती है, ज्वालामुखी वाली मिट्टी खुद अपनी जुताई करती है। और कीचड़ वाले पेड़ सांस लेने के लिए स्नॉर्कल निकाल लेते हैं। हाँ, अगर पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ा तो पंजाब का किसान संकट में आ जाएगा। बिल्कुल, हर एक पुर्जा दूसरे से जुड़ा है। हाँ, लेकिन इसी क्या खजाना छिपा है और लोग कहाँ कैसे रहते हैं, ये जानने से पहले सबसे बुनियादी चीज पर बात करते हैं। यानी जमीन के ऊपर क्या उगता है। हाँ, भारतीय कृषि और फसलें। इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया वन लाइनर कॉन्सेप्ट है। खरीफ मांगे पानी, रबी मांगे सर्दी और जायद देता है गर्मी में ठंडक। अरे वाह, इस एक लाइन में तो आपने पूरा भारतीय कृषि विज्ञान ही समेट दिया। चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं खरीफ से, जो कि मानसूनी फसलें होती हैं, राइट? हाँ बिल्कुल। भारत में कृषि आज भी काफी हद तक मानसून पर निर्भर है। इन खरीफ फसलों की बुआई तब होती है जब देश में दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक देता है। मतलब वही अपना जून और जुलाई के महीने में। एकदम सही। और जब मानसून विदा ले रहा होता है सितंबर अक्टूबर के आसपास, तब इनकी कटाई हो जाती है। एक मिनट रुको, अगर इन्हें मानसून के समय बोया जाता है तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि इन फसलों को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती होगी। सटीक विश्लेषण। इन्हें भरपूर पानी चाहिए होता है। जैसे अपना चावल ले लीजिए, जिसे हम धान भी कहते हैं। धान के खेतों को तो हफ्तों तक पानी में डूबा रहना पड़ता है। हाँ, वो तो है। और चावल के अलावा मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास यानी कॉटन, मूंगफली और सोयाबीन भी तो इसी में आते हैं। बिल्कुल। और कपास जैसी फसल को तो पानी के साथ साथ एक लंबा पाला रहित मतलब फ्रॉस्ट फ्री समय भी चाहिए होता है, जो ये मानसून के बाद का मौसम बखूबी दे देता है। इसके बाद फिर मौसम बदलता है और सर्दियां आती हैं। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट, रबी मांगे सर्दी। हाँ, रबी की फसलें सर्दियों की फसलें हैं। अक्टूबर नवंबर में जब हल्की ठंड शुरू होती है ना, तब इनकी बुवाई की जाती है। और फिर मार्च अप्रैल में जब सर्दियां खत्म होकर गर्मी की शुरुआत होती है, तब ये पककर कटने के लिए तैयार हो जाती हैं। सही कहा। इन फसलों की खासियत ही यही है कि इन्हें शुरुआती दौर में ठंडे मौसम की और पकते समय हल्की गर्मी की आवश्यकता होती है, और पानी इन्हें खरीफ के मुकाबले काफी कम चाहिए। अगर हम रोजमर्रा के खाने पर ध्यान दें तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों और हम सबका फेवरेट आलू, जी ये सब रबी की ही फसलें हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक कैच है। हाँ रबी की कटाई अप्रैल में हो गई हाँ। और खरीफ की बुआई जुलाई में होगी। तो बीच में जो ये 2-2.5 महीने की चिलचिलाती गर्मी है, मार्च से जून तक की, उसका क्या? वही तो प्रकृति का जादू है। इस भीषण गर्मी में नेचर हमें जायद की फसलें देता है। अपना वन लाइनर याद कीजिए, जायद देता है गर्मी में ठंडक। अरे हाँ, मतलब तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी। बिल्कुल। इनमें 90% से ज्यादा पानी होता है। जब सूरज आग उगल रहा होता है, तब यही फसलें इंसान को हाइड्रेशन और ठंडक देती हैं। ये तो हुई मौसम के हिसाब से खेती की बात। लेकिन जब भारतीय कृषि की बात हो रही है तो हम 1966-67 के उस दौर को कैसे भूल सकते हैं जिसने देश की तकदीर ही बदल दी। आप हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रही हैं ना? हाँ, विश्व स्तर पर इस क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे, लेकिन भारत में इसका नेतृत्व एम.एस. स्वामीनाथन ने किया था। सही कहा। इस पूरी क्रांति का जो मुख्य हथियार था वो थे HYV यानी हाई यील्डिंग वैरायटी बीज।
इन बीजों की खासियत थी कि अगर इन्हें सही मात्रा में पानी और फर्टिलाइजर मिलें तो ये कई गुना ज्यादा अनाज पैदा कर सकते थे। पर मुझे यहाँ एक छोटा सा डाउट है। अगर ये सुपर बीज आ गए थे तो क्या हरित क्रांति ने हर फसल का उत्पादन एकदम बराबर बढ़ा दिया था? मतलब क्या सारे किसानों को एक जैसा फायदा हुआ? ये बहुत ही शानदार सवाल है और यहीं पर एग्जामिनर अक्सर फंसाता है। हरित क्रांति कोई जादू की छड़ी नहीं थी। इसका सबसे ज्यादा और सबसे सकारात्मक प्रभाव सिर्फ गेहूं के उत्पादन पर पड़ा था। अच्छा, सिर्फ गेहूं पर? हाँ, चावल पर भी थोड़ा असर था, लेकिन गेहूं जितना बिल्कुल नहीं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि दलहन यानी दालों के उत्पादन में तो भारी गिरावट आ गई थी। दालों में गिरावट? ऐसा क्यों हुआ भला? क्योंकि गेहूं की नई वैरायटी बहुत ज्यादा मुनाफा दे रही थी और सरकार ने सिंचाई की सुविधाएं भी उन्हीं क्षेत्रों में बढ़ाईं जहां गेहूं आसानी से हो सकता था, जैसे अपना पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ओह, तो किसानों ने देखा कि गेहूं उगाने में जोखिम कम है और मुनाफा ज्यादा, तो उन्होंने दालों की खेती छोड़कर गेहूं उगाना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही पकड़े हैं। इसीलिए तो आज भी भारत को भारी मात्रा में दालें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसाइट है। खैर, रबी की फसलों को लेकर अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन सी फसल किस मौसम की है। हाँ, ये तो कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसे हमेशा के लिए याद रखने की एक बहुत ही मजेदार मेमोरी ट्रिक है मेरे पास। सुनिए, रबी ने सर्दी में आलू मटर चने की सब्जी सरसों के तेल में बनाई और गेहूं की रोटी के साथ खाई। क्या बात है ना? इस एक फनी लाइन में रबी की सारी प्रमुख फसलें आलू मटर चना सरसों और गेहूं सब अपने आप कवर हो जाती हैं। ये ट्रिक सच में बहुत विजुअल और असरदार है। एग्जाम में तुरंत याद आ जाएगी। अब कृषि से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। खेतों से निकलकर अब सीधे जमीन के गहराइयों में खदानों के अंदर चलते हैं, जहां एग्जाम के सबसे बड़े ट्रैप बिछे होते हैं। बिल्कुल। खनिजों के मामले में तो बहुत ट्रैप्स होते हैं। इसका भी एक वन लाइनर कॉन्सेप्ट है। एग्जामिनर उत्पादन यानी प्रोडक्शन और भंडारण यानी रिजर्व्स के जाल में फंसाएगा, पर हमें बच निकलना है। ये जाल समझना बहुत जरूरी है। इसे मैं एक बहुत ही सरल अर्थशास्त्र के उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं। अच्छा, मान लिया। तो ये आपका भंडारण है। मतलब जमीन के नीचे कितना खनिज प्रकृति ने छिपा रखा है, वह भंडारण है। लेकिन आप उस 1 करोड़ में से हर साल सिर्फ 2 लाख रुपए ही एटीएम से निकालते हैं। तो वो जो 2 लाख मैं निकाल रही हूँ वो उत्पादन है। बिल्कुल। कोई जरूरी नहीं कि जिसके पास सबसे बड़ा बैंक बैलेंस हो वही सबसे ज्यादा पैसे भी निकाल रहा हो। एकदम सटीक एनालॉजी। और कोयला इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अगर भंडारण की बात करें तो जमीन के नीचे सबसे ज्यादा कोयला झारखंड के पास है। झारखंड नंबर 1 है। हाँ, रिजर्व्स में झारखंड टॉप पर है। लेकिन जब जमीन से बाहर निकालने यानी उत्पादन की बात आती है तो अभी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा आगे निकल गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्पादन के लिए सिर्फ खनिज का होना काफी नहीं है ना। खनन की नीतियां, इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी क्षमताएं भी मायने रखती हैं। सही बात है। और भारत के संदर्भ में एक और गहरा तथ्य ये है कि यहाँ भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है, जो कि मीडियम ग्रेड का कोयला होता है थर्मल पावर प्लांट्स के लिए। राइट। एकदम सही। अब अगर धातुओं के राजा यानी लोहा अयस्क या आयरन ओर की बात करें तो यहाँ उत्पादन में उड़ीसा सबसे टॉप पर बैठा है। उड़ीसा से मुझे याद आया, कर्नाटक की एक खदान है जो बार बार चर्चा में आती है, कुद्रेमुख की खान। हाँ, कुद्रेमुख। इसका तो नाम ही इसकी कहानी बताता है। कन्नड़ भाषा में कुद्रे का मतलब होता है घोड़ा और मुख यानी चेहरा। ओह, तो इस पहाड़ का आकार घोड़े के मुंह जैसा है। बिल्कुल, इसीलिए इसे कुद्रेमुख कहते हैं। और ये उच्च कोटि के लौह अयस्क के लिए बहुत प्रसिद्ध है। लोहे के बाद नंबर आता है तांबे का। राजस्थान का खेतड़ी इलाका तो इसके लिए सबसे ज्यादा फेमस है ही। साथ ही मध्य प्रदेश का बालाघाट भी तांबे के उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। तांबे के बाद अब उस धातु की बात करते हैं जिसका नाम सुनते ही आंखों में चमक आ जाती है, सोना। सोना सुनते ही तो सीधा सिनेमा याद आता है। भारत में कर्नाटक की कोलार गोल्डफील्ड्स, जिसे पूरी दुनिया केजीएफ के नाम से जानती है, और हट्टी की खदानें सोने के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। हाँ, रॉकी भाई वाला केजीएफ। बिल्कुल। और सिनेमाई रोमांच की बात चली है तो यूरेनियम को कैसे भूल सकते हैं। भारत में यूरेनियम की सबसे महत्वपूर्ण खदान झारखंड की जादूगोड़ा खदान है। जादूगोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम कोई आम खनिज तो है नहीं, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और परमाणु ऊर्जा का मुख्य ईंधन है। लेकिन इन सब चमकती और खतरनाक धातुओं के बीच एक खनिज है जो बहुत शांत रहता है लेकिन है बेहद जरूरी, अभ्रक यानी माइका।
इसमें आंध्र प्रदेश का निल्लौर जिला उत्पादन में शीर्ष पर है। और क्या आपको पता है कि अभ्रक इतना खास क्यों है? शायद इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ यूज होता है इसका। हाँ, इसके पीछे प्योर साइंस है। अभ्रक विद्युत का कुचालक यानी इंसुलेटर होता है। मतलब ये भीषण गर्मी को तो सह सकता है, लेकिन अपने अंदर से बिजली को पास नहीं होने देता। अच्छा, तो इसीलिए पुराने जमाने की लोहे की प्रेस में माइका की शीट लगती थी, ताकि प्रेस गर्म हो पर करंट ना लगे। बिल्कुल। और आज भी इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। चलिए, अब इन सारे खनिजों को याद रखने की एक धांसू ट्रिक बताती हूँ। झारखंड की जादू घोड़ा में यूरेनियम का जादू है और कर्नाटक के केजीएफ में रॉकी भाई का सोना। जादू और सोना, ये इमेजिनेशन वाकई बहुत काम किए। अब देखिए, हमने कोयला निकाल लिया, लोहा निकाल लिया, लेकिन इस कच्चे लोहे को मजबूत स्टील में बदलने के लिए विशाल कारखानों की जरूरत होती है। हाँ, और यहीं से हम आते हैं प्रमुख उद्योग और लोहे इस्पात कारखानों पर। इसका वन लाइनर भी तैयार है। देश की लोहे जैसी बुनियाद विदेशी दोस्तों के आशीर्वाद के साथ। ये बहुत ही एप्ट लाइन है। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तो भारी उद्योग लगाने के लिए हमारे पास ना तो पैसा था और ना ही वैसी एडवांस टेक्नोलॉजी। मदद लेनी पड़ी। और यहीं से वो मैचिंग वाले सवाल बनते हैं जो एग्जाम्स में खूब पूछे जाते हैं। बिल्कुल। पहला है भिलाई इस्पात संयंत्र, जो आज के छत्तीसगढ़ में है। इसे हमने रूस की सहायता से स्थापित किया था दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। दूसरा बड़ा प्लांट था राउरकेला इस्पात संयंत्र, ओडिशा में। इसके लिए भारत ने जर्मनी से मदद ली। ये भी दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही लगा। तीसरा है पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, जिसे ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया, और ये भी दूसरी पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था। और चौथा नाम आता है बोकारो स्टील प्लांट का, जो झारखंड में है। बोकारो को स्थापित करने में भी रूस ने ही हमारी सहायता की थी। एक मिनट रुको, भिलाई में रूस की मदद और बोकारो में भी रूस की मदद, और सब कुछ दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही हो रहा था। इसमें एग्जामिनर फंसाएगा कहाँ? ये तो सब एक जैसा लग रहा है। यही तो एग्जाम का सबसे बड़ा ट्विस्ट है, जहां अच्छे स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं। अच्छा, क्या ट्विस्ट है? भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर, ये तीनों कारखाने दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाए गए थे, लेकिन बोकारो स्टील प्लांट तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान लगा था। ओह, तो बोकारो तीसरी योजना में लगा था। हाँ, मैचिंग वाले सवालों में बोकारो के सामने भी द्वितीय योजना लिख दिया जाता है, और यही वो ट्रैप है जिससे बचना है। ये तो बहुत ही सॉलिड पॉइंट है। चलिए, इस विदेशी दोस्त और कारखाने वाले ट्रैप को एक फनी शॉर्टकट से हमेशा के लिए लॉक कर देते हैं। ट्रिक है रूबी, रूबो, राज और दुबे जी। रूबी, रूबो, राज और दुबे जी, थोड़ा विस्तार से समझाइए इसे। बहुत सिंपल है। रूबी का मतलब है रूस की मदद से बना भिलाई। अच्छा। रूबो का मतलब है रूस की ही मदद से बना बोकारो। और राज में? रा से राउरकेला और ज से जर्मनी, यानी राउरकेला बना जर्मनी की मदद से। और दुबे जी में दू से? दू से दुर्गापुर और बे से ब्रिटेन, यानी दुर्गापुर बना ब्रिटेन की मदद से। हाँ, हो गया ना सारे भारी उद्योग और सहयोगी देश एक सांस में याद। बहुत बढ़िया ट्रिक है। बिल्कुल। अब देखिए, खेतों में फसलें लहलहा रही हैं, खदानों से खनिज निकल रहे हैं और फैक्ट्रियों में धुआं उठ रहा है। पर ये सब कर कौन रहा है? भारत के जानता। तो चलिए अब लोगों की गिनती करते हैं, यानी जनगणना 2011। ये तो बीपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है। वन लाइनर कॉन्सेप्ट है 10 साल का वो रिपोर्ट कार्ड जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पक्के मार्क्स दिलाएगा। और इसमें जो आंकड़े हम डिस्कस करेंगे ना, वो दशमलव तक बिल्कुल सटीक होने चाहिए। शुरुआत करते हैं 2011 की जनगणना के आदर्श वाक्य यानी मोटो से, जो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। बिल्कुल। और जनसंख्या को समझने का सबसे बड़ा पैमाना है जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कितने इंसान रहते हैं। 2011 में पूरे भारत का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। लेकिन औसत तो हमेशा पूरी सच्चाई नहीं बताता ना। असली कहानी तो राज्यों के स्तर पर है। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है, 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग। और वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश का घनत्व सबसे कम है, उसी 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 लोग। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये पूरी कहानी बताते हैं। एक तरफ 17 और दूसरी तरफ 1106। बिल्कुल। और अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें तो बिहार की उच्च दशकीय वृद्धि दर, जो कि 25.4% रही, उसका सीधा असर वहां की साक्षरता दर पर पड़ता है।
पूरे भारत की वृद्धि दर 17.7% थी। तो जब आबादी 25.4% की रफ्तार से बढ़ेगी और डेंसिटी 1106 होगी, तो संसाधनों पर भारी दबाव तो आएगा ही। सही कहा। और इसी अत्यधिक दबाव के कारण साक्षरता दर सिकुड़ जाती है। 2011 में भारत की कुल साक्षरता दर लगभग 74.04% थी। जिसमें केरल 94% के साथ सबसे ऊपर था और बिहार 61.8% के साथ सबसे नीचे। और बिहार के इस 61.8% में भी पुरुषों की साक्षरता 71.2% थी, जबकि महिलाओं की मात्र 51.5%। ये जेंडर डिवाइड तो लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो में भी साफ दिखता है। 2011 में भारत का लिंगानुपात 943 था। केरल यहाँ भी 1084 के साथ टॉप पर था। और हरियाणा 879 के साथ सबसे कम था। और चूंकि हम बीपीएससी पर फोकस कर रहे हैं, तो बिहार का लिंगानुपात 918 और शिशु लिंगानुपात 935 था। इन सारे आंकड़ों को याद रखने की एक बहुत प्यारी मेमोरी ट्रिक है। बिहार में सबसे ज्यादा भीड़, केरल में सबसे ज्यादा पढ़ाई और बेटियां, और अरुणाचल में अकेलापन। बहुत ही बेहतरीन सारांश। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम ज्योग्राफी के उन सारे छुपे हुए इंजन्स को डीकोड करेंगे जो हमारी इस दुनिया को चलाते हैं। बिल्कुल। और दोस्तों, आज हम कोई बोरिंग लेक्चर नहीं, बल्कि इन कॉन्सेप्ट्स को ऐसे समझेंगे कि एग्जाम में आपको देखते ही आंसर याद आएगा। तो चलिए सबसे पहले स्लाइड पर आते हैं, जहां हम अर्थ के ग्रिड सिस्टम को देखते हैं, मतलब लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को। हाँ, लैटिट्यूड्स यानी अक्षांश। इसका मेमोनिक बड़ा सिंपल है दोस्तों। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइंस, जो लाइंस सो रही है, और इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा फिक्स होता है, करीब 111 किलोमीटर। सही कहा, 111 किलोमीटर्स का फिक्स डिस्टेंस, क्योंकि इक्वेटर सबसे बड़ा सर्कल है। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं, ये सर्कल छोटे होते हैं, पर उनकी बीच की सीधी हमेशा बराबर रहती है। लेकिन वेट, लॉन्जिट्यूड्स मतलब देशांतर तो इस रूल को फॉलो नहीं करते ना? वो तो नॉर्थ से साउथ लंबी लाइंस होती हैं। हाँ, लॉन्जिट्यूड्स मतलब लंबी लाइंस। इसे संतरे की फांकों की तरह समझो। बीच में यानी इक्वेटर पर ये सबसे चौड़ी होती हैं, करीब 111.32 किलोमीटर्स, और पोल्स पर जाकर जीरो हो जाती हैं, सब आपस में मिल जाती हैं। एकदम परफेक्ट। अब अगर हम इस ग्रिड से टाइम को कैलकुलेट करें, तो हमें पता है अर्थ 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। मतलब हर 15 डिग्री पर 1 घंटा और हर 1 डिग्री पर 4 मिनट। वही तो, हर 15 डिग्री ईस्ट जाने पर टाइम 1 घंटा आगे हो जाता है। लेकिन सोचो, अगर हर थोड़ी दूर पर घड़ियां बदलनी पड़ें, तो कितना कंफ्यूजन होगा ना। इसीलिए देश अपना एक स्टैंडर्ड टाइम जोन रखते हैं। और इस टाइम जोन के चक्कर में ही आती है हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी 180 डिग्री देशांतर। ये लाइन ईस्ट और वेस्ट के बीच का बॉर्डर है, जहां सच में दिन बदल जाता है। बिल्कुल। पर मजेदार बात यह है कि ये लाइन स्ट्रेट नहीं है बाकी लॉन्गिट्यूड्स की तरह। इसे प्रशांत महासागर में बेरिंग स्ट्रेट के पास से जिगजैग किया गया है। इसका ट्रिक ये है कि ये लाइन एक शराबी की तरह टेढ़ी मेढ़ी चलती है, ताकि किसी एक आइलैंड के 2 टुकड़े ना हो जाएं। अरे हाँ, नहीं तो एक ही देश में आधे हिस्से में मंडे और आधे में ट्यूसडे चल रहा होता, बेचारे लोग काम पर कब जाते। खैर, अब पृथ्वी से बाहर सोलर सिस्टम की अजीब चीजों पर आते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में मिलती है। इसे फेल्ड प्लैनेट समझ लो। जुपिटर का ग्रेविटी इतना स्ट्रांग था कि उसने इन पत्थरों को जुड़कर ग्रह बनने ही नहीं दिया। ये बस मलबा बनकर रह गए। बड़ा बुली है जुपिटर। और शुक्र ग्रह यानी वीनस का क्या सीन है? मर्क्यूरी तो सूरज के सबसे पास है, फिर भी वीनस सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है। क्योंकि वीनस वो टॉक्सिक एक्स है जो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गैस और गर्मी भरकर रखता है। इसका एटमॉस्फेयर अर्थ से 90 गुना भारी है और पूरा कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है। ओ, मतलब एक ह्यूज ग्रीन हाउस इफेक्ट या एक भारी ब्लैंकेट की तरह। गर्मी अंदर आती तो है पर बाहर नहीं जा पाती, जिससे वहां शीशा पिघलने जैसी गर्मी होती है। एकदम सही। और इसकी एक और अजीब बात है, वीनस उल्टा घूमता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, यानी वहां सूरज हमेशा वेस्ट में उगता है। अरे बाप रे, सब कुछ उल्टा। अब नेक्स्ट स्लाइड पर शनि यानी सैटर्न की बात करते हैं। मैंने पढ़ा इसकी डेंसिटी या घनत्व पानी से भी कम है। हाँ, सैटर्न को आप सृष्टि का कॉस्मिक रबर डकी समझ सकते हैं।
ये हाइड्रोजन और हीलियम का बना इतना हल्का गोला है कि अगर किसी बहुत बड़े पानी के टब में इसे डाल दें तो ये डूबने की बजाय तैरने लगेगा। क्या बात है, सैटर्न भाई पानी में फ्लोट करेंगे। और मार्स का वो निक्स ओलिम्पिया पहाड़, वो तो माउंट एवरेस्ट का भी बाप है ना, एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा, ये कैसे बन गया वहां? इसके दो सिंपल रीजंस हैं। पहला, ग्रेविटी। मार्स की ग्रेविटी इतनी कम है कि लावा ऊपर तक जमता रहता है और अपने ही वजन से घिरता नहीं। अच्छा, और दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है कि वहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं हैं। पृथ्वी पर प्लेट्स खिसकती हैं तो ज्वालामुखी एक जगह नहीं रहता, पर मार्स पर जमीन एकदम स्टेबल है। तो करोड़ों साल तक लावा एक ही जगह इकट्ठा होता रहा और इतना विशाल पहाड़ बन गया। समझ गए। अब स्पेस से वापस अर्थ पर लैंड करते और सीधा आते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, चोक पॉइंट्स यानी जल संधियां जो समुंदर को जोड़ते हैं। जल संधि मतलब पानी का एक पतला सा रास्ता जो दो बड़े समुद्रों को जोड़े। जैसे मेडिटेरेनियन सी का मेन दरवाजा है जिब्राल्टर स्ट्रेट, जो स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। इसे मेडिटेरेनियन की चाबी कहते हैं। और मलाका स्ट्रेट जो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच है, वो तो दुनिया की सबसे लंबी जल संधि है ना? यहाँ से चाइना और जापान का सारा ट्रेड होता है। सही पकड़ा। लेकिन अगर किसी को पूरी दुनिया के ऑयल ट्रेड पर कंट्रोल करना हो तो उसकी नज़र हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर होनी चाहिए। ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है और यहाँ से दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल गुजरता है। बाप रे, अगर वहां कुछ लफड़ा हुआ तो पूरी दुनिया का इंजन बंद। और एक नाम मुझे बड़ा खतरनाक लगा, बाबे मंडेब, जिसे गेट ऑफ टीयर्स यानी आंसुओं का द्वार कहते हैं। ये रेड सी को एडन की खाड़ी से जोड़ता है। हाँ, इसका निमोनिक ही है, रुला देने वाला रास्ता। पुराने जमाने में यहाँ हवाएं और छुपे हुए पत्थर इतने खतरनाक थे कि हजारों जहाज यहाँ डूब गए, इसलिए इसका नाम ही आंसुओं का द्वार पड़ गया। सच में रुला दिया इसने तो। चलो समुंदर से निकलकर जमीन पर आते हैं और हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, जो है घास के मैदान या ग्रासलैंड्स। देखो, इन्हें दो हिस्सों में बांट लो। एक ट्रॉपिकल यानी गर्म और दूसरे टेम्परेट यानी ठंडे। गर्म वालों का निमोनिक याद रखना, सवाना को बोलो सबाना अफ्रीका में, कैंपोज है ब्राजील में और ल्यानोज है वेनेजुएला में। वाह, सब आना अफ्रीका में, बड़ी अच्छी ट्रिक है। पर नॉर्थ अमेरिका के जो प्रेरीज हैं, उन्हें दुनिया की रोटी की टोकरी क्यों कहते हैं? वहाँ इतना गेहूं क्यों होता है? क्योंकि वहाँ आइस एज के बर्फ पिघलने के बाद बहुत ही उपजाऊ मिट्टी बची थी और वहाँ की घास की जड़ें मिट्टी को अच्छे से बांध कर रखती हैं। इसलिए वहाँ वीट का प्रोडक्शन जबरदस्त होता है। और फिर आते हैं स्टेप्स, यूरेशिया के वो विशाल मैदान जहाँ एक भी पेड़ नहीं होता। ये बड़ा अजीब है। वहाँ पेड़ इसलिए नहीं है क्योंकि वो समुंदर से इतनी दूर हैं कि हवा वहाँ तक पहुँचते पहुँचते अपनी सारी नमी खो देती है। बारिश इतनी कम होती है कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ घास ही उग पाती है। समझ गई। और बाकी ग्रासलैंड्स के लिए भी क्विक ट्रिक बता दो। अर्जेंटीना में पंपास, साउथ अफ्रीका में वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। एकदम बढ़िया। डाउन्स का ट्रिक बड़ा इजी है। कंगारूस हमेशा अर्थ के मैप पर डाउन अंडर यानी ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, तो वहाँ डाउन्स ग्रासलैंड मिलता है। और पंपस को याद रखो कि अर्जेंटीना के पास बहुत पंपा यानी पंप है। हाँ हाँ, बढ़िया ट्रिक है। अब फाइनली हम अपनी आखिरी स्लाइड पर आते हैं, लोकल विंड्स या स्थानीय पवनें। वो इटली में होने वाली ब्लड रेन यानी रक्त वर्षा का क्या राज है? वो सिरोको हवा। देखो, आसमान से कोई खून नहीं बरसता। होता क्या है कि सिरोको हवा जब सहारा डिजर्ट से उठती है तो अपने साथ बहुत सारी लाल रेत उड़ाकर ले जाती है। हो, मतलब रेत हवा में ही उड़ रही होती है पूरी तरह से। हाँ, और जब ये हवा मेडिटरेनियन सी के ऊपर से गुजरती है तो वहां से नमी सोख लेती है। फिर इटली पहुंचकर जब बारिश होती है तो पानी के साथ वो लाल रेत भी नीचे गिरती है, जिससे सब लाल हो जाता है। गजब का कॉन्सेप्ट है। सहारा की रेत इटली को लाल कर रही है, और वो नॉर्थ अमेरिका वाली चिन्नूक हवा, जिसे स्नो ईटर कहते हैं, एक हवा बर्फ कैसे खा सकती है भला? इसे बर्फ खाने वाला भूत समझ लो। जब ये हवा रॉकी माउंटेन से नीचे उतरती है तो हैवी प्रेशर की वजह से अचानक बहुत गर्म हो जाती है। ये इतनी गर्म होती है कि बर्फ पानी बनने की बजाय सीधा भाप बनकर उड़ जाती है। रातों रात सारी बर्फ गायब। क्या बात है, सीधा भाप बन गई। और आखिरी विंड थी हर्माटान, जिसे अफ्रीका में डॉक्टर हवा कहते हैं। इसका क्या लॉजिक है? हाँ, गिनी कोस्ट पर साल भर इतनी चिपचिपी गर्मी होती है
कि लोग बीमार पड़ने लगते हैं। फिर सहारा से सूखी हारमैटान हवा आती है और आसपास का सारा पसीना सोख लेती है। मौसम अचानक सुहावना हो जाता है, इसलिए लोग इसे अपना डॉक्टर मानते हैं। तो आज हमने देखा कि लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड के नंबर से लेकर वीनस के उल्टे घूमने और हवाओं के बर्फ खाने तक सब कुछ एक बहुत ही इंटरकनेक्टेड और लॉजिक से भरा हुआ सिस्टम है। बिल्कुल। और अगर आप फ्यूचर में देखें, जब इंसान मार्स पर जाएगा, वहाँ के उस 3 गुना बड़े निक्स ओलंपिया पहाड़ और विशाल घाटियों के बीच ट्रेड कैसे होगा? क्या वहाँ की कोई घाटी फ्यूचर का हॉर्मोज ट्रेड बनेगी? ये सोचना काफ़ी माइंड बॉगलिंग है कि वहाँ का ज्योग्राफी फ्यूचर की पॉलिटिक्स को कैसे कंट्रोल करेगा। ये तो सच में दिमाग घुमाने वाला थॉट है कि ब्रह्मांड का भूगोल हमारा कल तय करेगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए स्टडी टेक को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। जय हिंद।